नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री चंदा दो, बेल लो, बिजनेस लो और न जाने क्या क्या लो स्कीम चल रही है। इस देश के अंदर यह स्कीम इस ढंग से चल रही है कि आप बस चंदा देते रहो, फिर तो आप कुछ भी करते रहो। चाहे जो जो बिजनेस चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। जिस भी अदालत से आप जमानत चाहोगे किसी भी अपराध की वो मिल जाएगी। आपको सजाएं माफ हो जाएंगी और ऐसे ही बहुत कुछ हो जाएगा। उदाहरण देता हूं, चंदा दो स्कीम के तहत मनु शर्मा जिसने हत्या की थी जेसिका लाल की, उसकी सजा माफ हो गई। चंदा दो स्कीम में ही इस तरीके से एक डिस्टिलरी थी जिसमें शराब की फैक्ट्री, जिससे जहरीली शराब और दूसरे कारणों से उसका मालिक जेल में बंद था, उसे बेल मिल गई। इसी तरीके से अडानी अंबानी जो चंदा देते हैं उससे उनका बिजनेस बढ़ता है। जंगल, जल, जमीन जो चाहो, आसमान, धरती सब उन्हें मिल जाएगी। वो हो रहा है। और जो हमारे पूर्वजों के समय में हमारी पुरानी सरकारों ने बना के खड़े किए थे देश के तमाम एसेट, वो उन्हें सौंप दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये चल रहा। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़े बेहतर तरीके से बताया। उन्होंने कहा, क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा चला रहा है। तो रिपोर्ट्स में जिस तरह से सामने आया वो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इस देश की वो 30 कंपनियां जिनके यहां ईडी ने छापा मारा और जैसे ही छापा मारा वो खट से पहुंच गए भाजपा दफ्तर, कहीं और नहीं गए, भाजपा दफ्तर, और जाके अपना हिस्सा दे आए। और साहब दे आए, उसकी रसीद ईडी वालों को दिखाई। ईडी वालों ने कहा बस बस आप जाइए, आप तो साहेब हैं हमारे, और वो अपना मस्तिष्क चले गए। इसी तरीके से तमाम सारी और जगह हो रही। इसी तरीके से चंदे की डिस्टिलरी का मध्य प्रदेश में डिस्टिलरी के मालिक ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा पकड़ा दिया। तो ये आप, इसके अलावा बाकी मैं बता ही चुका हूं, अदानी अंबानी का जो खेल है वो चंदे पे चल रहा है। तो उनका चंदा और भी तरह का है, सिर्फ एक तरह का नहीं है। तो इस तरह से दूसरी तरफ इन चंदे के खेल में किस तरह मीडिया भी फंसा हुआ है। मीडिया को भी किस तरीके से बताया गया है कि आपको यह मिलेगा और यह आपको करना है। अब जो विज्ञापन मिलते हैं उनमें भी कमीशन चलता है, और यहां तक कि उसमें 30% से लेकर 50% तक कमीशन चलता है। तो अब मीडिया चैनल, मीडिया समूहों से भी सरकार चंदा लेने लगी। बदले में आप पे जो भी आप पेड न्यूज चलाएं कोई कार्रवाई नहीं हो, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, ये उसके बदले में मिलता है। यही नतीजा है। जब राहुल गांधी ने पूछा चंद पत्रकारों से कि बताइए आपकी जात क्या है, आपके मालिक की जात क्या है, कौन मालिक है, तो जैसे ही ये पूछा वैसे ही सबकी सुलग पड़ी। क्यों? क्योंकि सच सामने आ जाता है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, एक भी आदिवासी की कोई भी मीडिया कंपनी नहीं है देश के अंदर। ये सारी चंद बनियों की है और चंद दूसरी ऊंची जातियां जो अपने आप को कहती हैं उनकी। और वो किस तरीके से शोषण कर रही हैं। और यही नहीं, वो शोषण इस देश की जनता का ही नहीं कर रही हैं, वो अपने इंप्लाइज का भी कर रही हैं, उनका भी पैसा मार जाती, तो उससे चल रही। इसीलिए जब राहुल गांधी ने लखनऊ में पूछा कि ये बताइए इंडिया न्यूज के रिपोर्टर से कि आपके मालिक का क्या नाम है, तो वो मालिक का नाम नहीं बताने तैयार।
आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। क्यों नहीं तैयार था? वो बताता है यदि मालिक का नाम हमारे कार्तिक शर्मा है तो पता चलता है ये वही कार्तिक शर्मा है जो भाजपा से सांसद है, राज्यसभा सदस्य गया है हरियाणा से। और यह भी पता चलता कि वो किस तरीके के खेल कर रहा है, क्या क्या उसके यहां हो रहा है। तो ये सारी बातें सामने आ जाती, इसलिए उसने नहीं। बस इस कारण से शोर मच गया, क्योंकि वो मालिक मीडिया कंपनियों के मालिकों की संस्था का भी एक पदाधिकारी है। तो सारे मीडिया मालिकों में खलबली मच गई कि अरे ये तो हम पे बिल्कुल सीधे सीधे हमारे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो हमला शुरू हो गया पूरा मीडिया से। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं, टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। लेकिन यह सवाल जितना गंभीर और जितना गहरा है और जितना वाजिब है, उससे उत्पन्न उत्तेजना उतनी ही सतही, उतनी ही हल्की, उतनी ही सस्ती है। हमारे देश में पत्रकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जंगे आजादी के दौरान आजादी के महानायकों ने पत्रकारिता के माध्यम से पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी ने तो अपने अखबार का नाम ही हरिजन रखा था। तब पत्रकारिता व्यवसाय नहीं थी। आजादी आई, पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हुआ। और यह सच है कि संपादक और पत्रकार अधिकांश एक ही वर्ग से आने लगे। वो अधिकांश सवर्ण वर्ग के थे और जो उनके मालिक थे वो अधिकांश वैश्य थे। उठाकर देख लीजिए किसी भी बड़े मीडिया हाउस को। आज भी 2024 में एक भी संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया का ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, जबकि उनकी जनसंख्या 73% है। दूसरी तरफ युवाओं से उन्होंने कहा, आप बताओ आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आपका जो हक है, आप बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? और जब इतने पद खाली पड़े हुए, 1.5 करोड़ पद खाली पड़े हुए, तब भी बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? तो जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उन पदों को कैसे खाया जाए और कैसे सिर्फ कुछ लोगों को सौंपा जाए, इसकी साजिश हो रही। पिछड़ों का रिजर्वेशन 27% है, जो पिछड़े भर्तियां हुई उनमें उनको नहीं भरा गया। इसी तरीके से दलितों को नहीं भरा गया। इसी तरीके से जो आदिवासी हैं उनको नहीं दिया गया। तो उनके जो अभी निर्धारित पद हैं वही नहीं दिए जा रहे, और उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट पर मनमानी लोग भर लिए जाते हैं। उससे 2 फायदे हैं सरकार को। एक तो गुलाम मिल जाते हैं, क्योंकि वो बेचारा अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के डर से गुलामी करता है, और दूसरा जो उसे सुरक्षा का एहसास नहीं रहता है, और ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं, और रिजर्वेशन भी नहीं देना पड़ता है। और रिजर्वेशन में कहीं यही नहीं कहा गया है कि अयोग्य को भर्ती कर लो, उसमें योग्यता की ही बात। उदाहरण दे देता हूं, टीना डॉबी वो एससी कैटेगरी से आती, लेकिन उसने टॉप की अपनी काबिलियत के बूते पहुंची। मेरे एक मित्र आईएएस थे, उनकी बेटी सिविल सर्विसेज में 56 नंबर पे आई और आईएएस बनी। स्वाभाविक सी बात है, वो अपनी काबिलियत से आई, वो जाति के कारण नहीं आई। तो यह स्थिति है कि उसको कैसे खाया जाए, इस पर निर्भर कर, और इस तरीके से उसको भी खत्म किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों को योग्य पाए जाने के बाद भर्ती कर ली, और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए। क्यों नहीं दिए गए?
क्योंकि उसे लटका के पद खाली रख के दूसरे ड्रामे करने। अब यह चल रहा है कि कैसे स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिए। बनाए तो कुछ है नहीं, बेचना ही आता है। वजह साफ है, बेचने का धंधा करने के लिए सब जो जिसकी जैसे कीमत मिलेगी उस ढंग से कर लेंगे। क्योंकि हर सरकारी स्कूल के पास में एक जमीन है, एक प्रॉपर्टी है, वो एसेट बनेगा। इसी तरीके से तमाम जगह पे इस तरह से, इसलिए पूरे देश भर में युवा आज आंदोलित है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, जो सैंक्शन पद है उन पर भर्ती नहीं हो रही है, और जहां भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है वहां पेपर या तो लीक हो जाता है या लीक करा दिया जाता है, जिससे कि फिर से भर्ती लटक जाए और एक समय आए कि उतने पद पर भर्ती न होने के कारण वो पद ही खत्म हो जाए। और नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसे 2 करोड़ पद खत्म हो चुके हैं। तो आप समझिए, ऐसे ही 1.5 लाख युवा जो है, जो सेना में भर्ती के लिए गया था, सफल हुआ था, और उसके बावजूद उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही। इसी तरीके से किसानों का हक मारने के लिए सारे खेल किए जाते हैं। किसानों का हक मारा जा रहा है, उन पर गोली चलाई जा रही है और दूसरी चीजें करी जा रही है। आज हालत यह है कि हरियाणा के बॉर्डर पे बैठा जो किसान है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, आज ब्लैक डे मना रहा था, उसके ऊपर गोलियां चला दी गई। सचमुच ब्लैक डे, लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और फिर एक किसान मर गया, उसका हार्ट फेल हो गया। 7 किसान अब तक मर चुके। 13 तारीख से शुरू हुआ था, आप जोड़ लीजिए, आज इतने दिन में 7 किसान मर चुके। एक के सिर में गोली लगी, वो यूथ था। तो तमाम सारे लोग घायल हैं। चलिए, इनको लेकर के बात नहीं हो रही, उनके हक की बात नहीं हो रही, उन्हें एमएसपी देने की बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि कर्नाटक में मंदिर पे जो खूब भारी कमाई करते हैं मंदिर, उनके ऊपर 5% और 10% टैक्स लगाया गया। बिल्कुल लगाया गया, लेकिन उस टैक्स में यह शर्त है कि वह पैसा कहीं और नहीं खर्च होगा, मंदिरों के ही वेलफेयर पे खर्च होगा। तो बताइए, ये कौन बुरी बात है? ये तो होना चाहिए। और वो कानून आज से नहीं है, 1997 से, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट किया गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी था। लेकिन शोर मचाया जाएगा, क्योंकि उसमें नीचे के मंदिर छोड़ दिए गए जिनकी कमाई नहीं होती थी, जो 10 लाख रुपए तक की कमाई करते थे, उसको उसमें 10 लाख से ऊपर वाले मंदिर रखे गए। इसलिए तकलीफ, क्योंकि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, इसलिए तकलीफ। तो जहां पूंजीपति चलाते हैं वहां इन्हें तकलीफ हो जाती है, जहां छोटे गरीब वो चलाते हैं उसमें नहीं है। उसमें तो आप कुछ भी लूट लो। आप देखिए, मंदिरों का पूरा नेटवर्क बनियों के हाथ में है। बनिए हर जगह मैनेजमेंट के प्रमुख हैं, और वो पैसा उसका खाते हैं। बदनाम वहां का पंडित होता है कि ब्राह्मण ये कर रहा है, पुजारी ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। वो तो बेचारा 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए जो भी आप दक्षिणा देते हैं उसी से वो होता है। मंदिर उसे कुछ थोड़ी ना देते हैं। मंदिर तो एक मानदेय दे देते हैं, 2000, 5000, 3000 ऐसे। तो इस स्थिति में वो, और वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, घर से अपने 4 बजे चलता होगा, और उसके बाद में रात के 10 बजे पूजा उजा करके बंद करके तब जाता है। सोचिए आप कि उसकी कितनी कड़ी ड्यूटी। तो इस तरह से बदला। लेकिन नरेंद्र मोदी इन्हीं चीजों पे कब्जा करने के, बहुत कमाऊ मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, वहां के खुद प्रमुख बने हुए, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उस मंदिर के प्रमुख बन गए, और उसका प्रमुख बन के वहां पर पूरा काबिज है। उसकी सारी कमाई उनके जरिए है। तो कई हजार करोड़ रुपया का खेल है। इसी तरीके से आप देखें, जो पीएम केयर फंड के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है वो हमारे सामने है। इसके बाद तमाम जो सीधे ये लूट के जरिए बना दिए गए हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई और ये सब, ये भी सामने है। तो इस तरह के धंधे चल रहे हैं। धंधों का खेल ये है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ,
वो भी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का और गोरखनाथ संप्रदाय के उसका मठाधीश है, उनकी संपत्तियों का काबिज है। और उनकी संपत्तियों में गोरखनाथ संप्रदाय के मंदिरों में आप देखें, नाथ संप्रदाय के मंदिरों में इतनी जगह हत्याएं हुई हैं और दूसरी चीजें हुई हैं सिर्फ संपत्तियों के कब्जे के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह पद नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि महंत का काम, जो वहां के योगी का काम है, वो काम कोई नहीं कर रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी वहां पर सेवा का कोई कार्य नहीं कर, लेकिन ये है किसी तरीके से वो और तमाम जगह काबिज होना चाहते हैं, जिससे कि जिंदगी हमारी तब भी ऐसे चले जैसे आज चलती। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इतनी चीजें जिस तरीके से, तो इधर युवाओं के भविष्य से खेला जा रहा है, उन्हें भिखारी बनाने, उनको बेरोजगार बनाने, और सबका खेल हो रहा है। इस कारण से एक युवक ने कन्नौज में आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल पिछड़ा था, पिछड़े का भी सर्टिफिकेट था, वो पढ़ा लिखा था, डिग्रीज थी, वो डिग्री उसने जलाई, सर्टिफिकेट जलाया और यही कहा ये किस काम के, यदि एक नौकरी नहीं दिला सकते, हम भिखारी बन के खड़े हैं, माता पिता से ही पैसे ले लेकर के हम जिंदगी जिएंगे। सोचिए उसकी पीड़ा। इस तरह के न जाने कितने ब्रजेश पाल हैं इस देश में, सोचना होगा। लेकिन अब युवाओं ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में ही 2 स्थानों पे, 3 स्थानों पे ही अकेले लाखों युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे बनारस हो, चाहे वही बनारस जहां आज नरेंद्र मोदी मौजूद थे और तमाम तरह के लेक्चर दे रहे थे, लेकिन रोजगार नहीं दे वहां पर, चाहे प्रयागराज में हो, भर्ती लीक और के पेपर लीक और सबको लेकर प्रदर्शन हो, और या चाहे लखनऊ में हो, जहां डिप्टी सीएम के घर के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पे लाठी चली। यह दशा हो गई है। तो सब जगह है। इसके अलावा चाहे जयपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, इस तरह से तमाम जगह युवा आज इस बात को विरोध कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इस देश का युवा और इस देश का किसान नरेंद्र मोदी की बैंड बजाने वाला है, उनको उखाड़ के फेंकने वाला है। उसने अब राहुल गांधी की थपकी काम कर गई है, जो उन्होंने कहा था कि सो नहीं, तुम सो रहे, जागो और उखाड़। तो अब वो उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गया है। जब फिर से चलेंगे तो वो उनके साथ रहेगा और लड़के दिखाएगा। जय